हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएच क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम सब प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 9.3। अभी तक वास्तव में हमने क्या देखा कि बस अवकल समीकरण देख रहे थे। अवकल समीकरण का कोट क्या होता है, घात क्या होता है, उस अवकल समीकरण कितने प्रकार का होता है, उसका हल क्या होता है, उसके हल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, और इसके पहले वाले प्रश्नावली में आपको हल देता था, आपको बताना होता था कि ये दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। अब मैं क्या करेगा, अवकल समीकरण देगा और उस अवकल समीकरण का हमें क्या निकालना है, हल निकालना। इसके पहले वाले प्रश्नावली में आपको हल दिया था और बताना था ये दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, आपको अवकल समीकरण देगा और उसका हल निकालना पड़ेगा। तो हमें, क्योंकि आपने कोटि और घात देखा है, तो अवकल समीकरण का कोटि और घात कुछ भी हो सकता है। हमें केवल ऐसे अवकल समीकरण का देखना है जिसका कोटि एक हो और घात भी क्या हो, एक हो। यानी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात ना, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण या समीकरणों को हल करने की विधियां। तो हमें अब क्या देखना है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण देंगे, केवल इतना ही हमको, बस इतने पे रखना है। अगर दो कोटि का और दो घात का अवकल समीकरण होगा उतना नहीं है। हमें केवल कैसे समीकरण को देखना है, अवकल समीकरण का हल करना है जिसका कोटि भी एक हो और उसका घात भी क्या हो, एक हो। कोटि एक होने का मतलब मैक्सिमम केवल आपको बस dy/dx ही मिलेगा, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। और इसका घात एक होने का मतलब इसका पावर भी कितना होगा, एक होगा। अब बाकी आगे आप 2x बराबर 0, dy/dx बराबर 2y cos x बराबर 0, इस तरीके से आप जो भी लिखो, ये सब आपका प्रथम कोटि प्रथम घात का ही अवकल समीकरण है। पास हो रहा है ना। तो इस तरीके के अवकल समीकरण को हल करना है। तो पहले आप बताओ, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण होते किस रूप के हैं। तो आपको प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण किस रूप के होंगे, dy/dx। कोटि एक हुआ ना, एक ही बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए मैक्सिमम, और इसका पावर भी कितना होना चाहिए, और बराबर करके कुछ फंक्शन होना चाहिए किसका, x और y का। अब जैसे देखो यहाँ पर x का फंक्शन है, यहाँ पर x और y दोनों का फंक्शन है, तो हमने बराबर करके उधर क्यों लिखा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो भी तो x का ही फंक्शन रहेगा। अरे ये x और y का फंक्शन है कि नहीं है, ये x और y का फंक्शन है, तो इसको उधर ले जाओगे क्या वो z और p का फंक्शन हो जाएगा क्या, वो भी तो x और y का ही फंक्शन होगा ना। तो इसीलिए हम बोले कि जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण होते हैं वो किस रूप के होते हैं, इस रूप के होते हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हो कि प्रथम कोटि एवं या तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, प्रथम घात के अवकल समीकरण निम्न रूप के होते हैं, निम्न रूप के होते। ये तो केवल आपको समझने के लिए ना, ये पूछ नहीं रहा कि आपको प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण किस रूप के होते बताइए। तो बात समझ में आ रहा है ना। इस रूप का जो समीकरण होगा ये क्या होगा, प्रथम कोटि और प्रथम घात का। क्यों प्रथम कोटि का बोल रहे हैं, क्योंकि इसका कोटि कितना है, कोटि क्या बताते हैं, उस अवकल समीकरण में उपस्थित अवकलज का जो उच्चतम कोटि होता है, उसी कोटि को तो आप उस समीकरण का कोटि बोलते हो। तो यहाँ पर उच्चतम एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है, तो इसका कोटि कितना हुआ, एक हुआ, और इसका पावर भी कितना है, एक है। ठीक है, अब इसको हल करने की तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, तीन विधि, यानी तीन प्रकार के समीकरण होंगे, तो हम तीन विधि भी देखेंगे उनकी। तो जो पहला आपका होगा वो होगा पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो आप इसमें पहले देखोगे क्या, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। ठीक, अवकल समीकरण को क्या बोलते हो इंग्लिश में, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल ना। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब होता है चर और सेपरेबल का मतलब होता है अलग अलग।
तो अगर उस प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले अवकल समीकरण में आप चरों को अलग अलग कर पाओ, चलो चरों को अलग अलग करने का मतलब क्या है, x वाले चर को एक साथ कर सको और y वाले को एक साथ कर सको। यानी जैसे dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू कास वाई, ये है, तो क्या यहां पर आप x को एक तरफ y को एक तरफ कर सकते हो? कैसे? ध्यान से देखो, dy बटे ये जो का, क्योंकि y इधर रख रहे हैं तो y का फंक्शन ये है, इसको हम इधर लिख सकते हैं, गुणा इधर आके भाग हो जाएगा बराबर x और ये उधर चला जाएगा dx। यहां पर देखो y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का ही तो अवकल समीकरण है। तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण को हम क्या बोलेंगे? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, क्योंकि इसमें आपने चरों को क्या कर पाया? अलग अलग कर पाया। फिर dy बाई डी एक्स बराबर, कहीं अगर ऐसा दे दे क्या, 2x स्क्वेयर, या चलो ऐसे 2x स्क्वेयर इंटू कास वाई बराबर कास वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कास वाई या tan वाई। अब बताओ क्या ये अवकल समीकरण, पहले बताओ प्रथम कोटि और प्रथम घात का है कि नहीं है? इसके लिए बस आपको ये देखना है, इसका कोटि एक है, इसका घात भी एक है, तो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण हुआ प्रथम कोटि और प्रथम घात का। फिर उसके बाद आप देखो क्या ये पृथक्करणीय है? पृथक्करणीय मतलब आप सभी चरों को अलग अलग कर पाओगे, x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, ये आपका y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख दें, कास y dy और जो ये tan y है गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखो x वाले को एक तरफ करो बराबर की दूसरी तरफ, यानी साइन x, बाकी ये आपको उधर जाके dx हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर को आप नीचे लिख सकते हो। देखो x वाला एक तरफ दिख रहा है, y वाला आपको एक तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने चरों को अलग अलग कर पाया कि नहीं कर पाया? यानी सभी x वाले फंक्शन को आप एक तरफ कर पाओ, सभी y वाले फंक्शन को आप एक तरफ कर पाओ, तो इस प्रकार से जो समीकरण मिलेगा उसी समीकरण को आप क्या बोलोगे? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो बात समझ में आ रहा है ना, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण कैसे होंगे? जनरल रूप में बोले x वाला फंक्शन एक तरफ हो जाए, y वाला फंक्शन एक तरफ हो जाए, यानी आपको इस तरीके से अगर मिले dy बाई डी एक्स एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ y, x वाले अलग हो y वाले अलग हो और सब इंटू में अलग अलग हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं, इसे dy बाई जी वाई, अरे ये जो गुणा था इधर आके y वाला फंक्शन को आप इधर कर लोगे, और जो x है dx उधर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा fx dx। तो देखो यहाँ पर x वाला फंक्शन एक तरफ, y वाला सब एक तरफ, तो पृथक्करणीय हो गया। तो यही रूप होता है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण का। तो चलो इसे बात समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? तो आप इसे पहले लिख लो कि अवकल समीकरण, या ऐसे लिख लो dy बाई डी एक्स बराबर, हम यहाँ पर f लिख दिए हैं तो हम चलो यहाँ पर g लिख देते हैं, g ऑफ x इंटू एच ऑफ वाई। ठीक है, x का फंक्शन अलग हो और y का फंक्शन इंटू में आप अलग अलग कर पाओ, के रूप का अवकल समीकरण क्या कहलाता है? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण कहलाता, बात समझ आ रहा है? कैसे समझ आ रहा है? इस टाइप का जो अवकल समीकरण होगा, इस रूप का अवकल समीकरण आपका क्या कहलाएगा? पृथक्करणीय चर वाला अवकल समीकरण। तो फिर इसको हल करने का तरीका, क्योंकि ये तो अवकल समीकरण है, हमें करना क्या है? समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चरों को अलग अलग करो। चरों को अलग अलग करने का मतलब dy, ये जो एच वाई है इसको हम इधर ला दें, y वाला एक तरफ, x वाला एक ही तरफ करना है साहब, और ये आपका जो gx है और ये dx भी उधर चला जाएगा, तो देखो y वाला एक तरफ हो गया, x वाला एक तरफ होगा। अब फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दे, समाकलन करना है। जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे यानी इंटीग्रेशन dy अपॉन एच वाई बराबर इंटीग्रेशन gx, और जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे फिर तो अपने मन से क्या जोड़ना है? कांस्टेंट।
और बस यही इंटीग्रेशन कर दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, हल। बस ये 2 ही स्टेप करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इस रूप का है, क्योंकि भी आपको जब अगला प्रश्नावली मिलेगा फिर उसके बाद अगला प्रश्नावली मिलेगा, तो फिर उसके बाद आपको इसमें तो जितने क्वेश्चन मिलेगा सभी इसी का मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब मिलाएगा क्वेश्चन तब आपको समझना पड़ेगा कौन किस रूप का है। बात समझ आ रहा है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 या 2 से अधिक विधियों से लग सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल एक ही विधि से लगेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको इस रूप का पता चल जाए तो फिर उसमें आपको सभी चरों को अलग अलग करना है। x वाले को एक तरफ करो, y वाले को एक तरफ करो, फिर दोनों साइड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन प्लस c। वही इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, हल। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं फिर इसका कैसे होगा। पहले आपको इसमें जो कुछ भी कॉपी करना है आप इसे कॉपी करो। तो आओ अब हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण नंबर 4। क्या बोला उदाहरण नंबर 4 में, अवकल समीकरण। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन साहब कहीं का इंटीग्रेशन कुछ भी आ जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1 अपान 2 माइनस वाई का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल का मतलब एक कांस्टेंट आएगा। हम लोग यहाँ पर जो एक सी जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो केवल एक ही कांस्टेंट जोड़े। क्यों? क्योंकि आपको पता है व्यापक हल में जितने कोटि का समीकरण होता है उतना ही अचर होता है, स्वेच्छ अचर। तो ये सी स्वेच्छ अचर ही है, तो एक ही कोटि का तो समीकरण है, इसीलिए केवल एक ही स्वेच्छ अचर आएगा। तो फिलहाल आपको उसको, तो क्या आप बताओ ये पृथक कर्डिचर का रूप का है? क्या आप यहाँ पर x को एक तरफ y को एक तरफ कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई डी वाई बराबर x प्लस 1 डी। अलग अलग कर सकते हो ना इसे, बोलो। तो जब अलग अलग हो गया, देखो x वाला सब एक तरफ है और y वाला सब, अब क्या कर दे, इंटीग्रेशन। तो आप इसे मान लो समीकरण 1। दोनों या सीधा क्यों लिख दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब आप बोलोगे समाकलन किसके सापेक्ष करें, क्योंकि आप जब भी समाकलन करते हो या तो x के सापेक्ष समाकलन करते हो या तो y के सापेक्ष समाकलन करते हो। जैसे मान लो कि आपका अगर कोई एक फंक्शन है f(x), तो इस फंक्शन का समाकलन करने का मतलब केवल इंटीग्रेशन जोड़ना। इंटीग्रेशन dx भी तो ऐसे करते हो कि नहीं करते हो, या तो एक सापेक्ष समाकलन करोगे या तो आप बोलो कि इसमें कैसे समाकलन करेंगे, इसमें किसके सापेक्ष समाकलन करें, आपका जो मन चाहे x सापेक्ष समाकलन करना है x सापेक्ष करो, चाहे y समाकलन करना है y सापेक्ष करो, आएगा यही 2 माइनस वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। आप बोलोगे बस आपने तो केवल इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, अलग से dx तो लिखा ही नहीं। आओ थोड़ा सा हम इसका भी रीजन देख लेते हैं कैसे। जो आपका यही था 2 माइनस वाई डी वाई बराबर x प्लस 1 dx, क्या हम ये dx इधर ला सकते कि नहीं ला सकते हैं? अब आप दोनों साइड का x सापेक्ष इंटीग्रेशन करो। x सापेक्ष इंटीग्रेशन का मतलब dy बाई डी एक्स। अब x सापेक्ष करो तो ये dx आप जोड़ोगे और इसका भी करोगे x प्लस 1, तो इंटीग्रेशन केवल सिंबल नहीं लगाना है, एक dx भी लिखना है। तो ये dx और ये dx बैलेंस आउट कटता नहीं है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जैसे हम tan और tan इनवर्स को बैलेंस करते हैं, काटते नहीं है, ख्याल है ना, तो वैसे ही एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो बचे कितना, 2 माइनस वाई डी वाई और बराबर x प्लस 1 dx। तो सिंपली बस वही तो आ गया। हम लोग डायरेक्ट बस क्या करेंगे, केवल इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, इतना नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में देखो आपने x सापेक्ष इंटीग्रेशन किया नहीं किया, आप एक्स्ट्रा dx जोड़े हो, वो बैलेंस होके फाइनली केवल बस इंटीग्रेशन का सिंबल बच जाएगा। बोलोगे आपने बोला कि क्या किसके सापेक्ष आप समाकलन करो, आपने हम यहाँ पर किसके सापेक्ष किया है, x सापेक्ष। आप y के सापेक्ष समाकलन करोगे क्या तब भी यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। कैसे, बस उसके लिए थोड़ा सा इसको आपको अलग फॉर्म लिखना पड़ेगा। कैसे, 2 माइनस वाई बराबर x प्लस 1 dx अपान dy लिख सकते हैं क्या, ये ऊपर गया और नीचे आया। अब आपको y के सापेक्ष समाकलन करना है तो किसका, 2 माइनस वाई बराबर x प्लस 1 dx अपान dy, इसी का तो समाकलन करना है ना। समाकलन करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे और जिसके सापेक्ष करना है उसको आप लिखोगे। तो ये dy बैलेंस होगा, तो यहाँ पर देखो फिर वही बचा कि नहीं बचा,
तो आप किसी के भी सापेक्ष समाकलन करो आएगा वही। तो हम इतना माथा पच्ची नहीं करेंगे, हम सीधा बस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो जब आपने इस प्रकार किया तो अब ये क्या, अब तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x, y के सापेक्ष करना है तो y आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस y का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, एक्स पावर इनका टाइप अब चलेगा बराबर, और एक कांस्टेंट तो जोड़ना मत भूलना, बराबर ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, या आप इसको थोड़ा सही से लिख सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका क्या है, प्लस एक्स और माइनस 2y प्लस c, ये बराबर कितने के, 0। तो फिलहाल हम 0 इधर नहीं लिखते, अक्सर 0 इधर लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इस समीकरण का एक हल हो गया। हल है कि नहीं है? हल क्या होता है, स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच में फंक्शनल रिलेशन जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही तो हल कहलाता है। तो देखो ये y और x के बीच में आपका एक रिलेशन ही तो मिला है, तो ये एक रिलेशन है, और अगर आप इसको लेके जाओगे यहाँ पर रखोगे समीकरण को संतुष्ट, अरे इसी समीकरण से आप निकाले तो ले जाके रखोगे संतुष्ट करेगा ही करेगा। और ये देखो कितने से अचर आए हैं इसमें, एक, क्यों आया, क्योंकि एक ही कोटि का अवकल समीकरण है, इसीलिए इसे बोलेंगे व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, n कोटि वाले अवकल समीकरण में यदि n स्वेच्छ अचर हो, इस प्रकार के हल को क्या कहते हैं, व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। तो ये आपका आंसर हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, एग्जाम्पल 5। सिंपल है, इंटीग्रेशन बस करना है फिर इसमें। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से लिखो, व्यापक हल निकाल, फिर वही पहले आप जब भी आपको अवकल समीकरण का हल पूछेगा सबसे पहले आप यही चेक करो क्या आप उनके वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या y वाला सभी फंक्शन एक तरफ, x वाला सभी फंक्शन एक तरफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, dy इसको नीचे लाओ 1 प्लस वाई और dx ऊपर चला के जाएगा तो ये कितना जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग हो गया, x वाला सब एक तरफ दिख रहा है, y वाला सब एक तरफ दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है, बस इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या एक काम करो इसे ऐसा लिख दो, आप इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो जब समीकरण 1 का समाकलन करोगे तो क्या इंटीग्रेशन dy अपान 1 प्लस बराबर इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस, और कांस्टेंट नहीं जोड़ना बोलना, कांस्टेंट तो x ही आएगा ही आएगा। क्या ये इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, भूल चुके हो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, ये tan इनवर्स x। जो भाई इसमें इंटीग्रेशन तो चाहिए, इंटीग्रेशन स्टार्ट आना चाहिए आपका। तो अगर ये 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है तो यानी ये tan इनवर्स y हुआ, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, फिर ये x हुआ और प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हुआ आंसर। और आप आंसर को अपने तरीके से बदल भी सकते हो, कैसे, मतलब बदलने का मतलब इसको और आप लिख सकते हो कैसे, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस, हम इसको ऐसा लिख दे क्या, tan इनवर्स c, इस कांस्टेंट को हम क्या मान लेंगे फिर c मान, tan इनवर्स c, कांस्टेंट का tan इनवर्स लोगे तो अभी तो ये कांस्टेंट ही आएगा, तो इस कांस्टेंट को tan इनवर्स के रूप में लिख दे रहे हैं। लिख सकते हो ना, कांस्टेंट अपना है, उसे आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, log c लिख सकते हो जरूरत पड़ेगा, e की पावर c लिख सकते हो, tan इनवर्स c लिख सकते हो, sin c, cos c, कुछ भी लिख सकते हो कांस्टेंट को, जैसा रंग देखेंगे उस हिसाब से हम बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हर जगह tan इनवर्स था तो हम इसको भी tan इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं। और आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पढ़े हो ना, क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसा, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b यानी x प्लस c अपान 1 माइनस x इंटू सी। इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, तो आप इसे लिख सकते हो क्या, y बराबर x प्लस c अपान 1 माइनस
xc। तो आप ये भी आंसर दे सकते हो, लेकिन ये फार्मूला आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से अभी के लिए हटा दिया है, तो फिलहाल आप अपना आंसर को इसी पे छोड़ना, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलो अगला एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर -4xy स्क्वेयर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब विशिष्ट हल कब मिलेगा, जब उस कांस्टेंट को, जो व्यापक हल में एक स्वेच्छ अचर आता है कि नहीं आता है, उस स्वेच्छ अचर को एक विशेष मान दोगे, तब जो हल मिलेगा उसे आप विशिष्ट हल बोलोगे। तो वो स्वेच्छ अचर का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया है क्या, y बराबर 1 होगा कब, जब x बराबर क्या हो 0। तो विशिष्ट हल आप तुरंत निकाल ही नहीं पाओगे, सबसे पहले आपको व्यापक हल निकालना ही पड़ेगा। तो व्यापक हल निकालने के लिए क्या, यहाँ पर देखो आप चरों को एक तरफ कर पा रहे हो, बताओ, इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्या, dy अपान वाई स्क्वायर बराबर -4x इंटू, अरे वाई स्क्वायर गुड़ा ऐसा इधर आ जाएगा, और ये आपका x। तो क्या y वाला फंक्शन सब एक तरफ हुआ, x वाला फंक्शन सब एक तरफ हुआ। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो समाकलन करोगे क्या, कितना हो जाएगा, क्या इस वाई स्क्वायर को y का पावर -2 लिख दे क्या, वाई स्क्वायर पावर ऊपर जाएगा माइनस ही हो जाएगा ना साहब, dy बराबर इंटीग्रेशन -4x dx। इसे भूल जाओगे, क्या हुआ, y का पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे, y का पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, x पावर इनका यही चलता है ना, बराबर -4 कांस्टेंट बाहर लोगे, x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपान 2 प्लस c। तो कितना हुआ, y का पावर -1 अपान -1 बराबर 2 दूनी 4 -2 x स्क्वायर प्लस c। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, -1 अपान y, -1 अपान वाई तो लिखोगे, तो -1 अपान वाई बराबर कितना, -2x स्क्वायर प्लस सी। माइनस का दोनों साइड गुणा कर दे क्या, तो एक काम करो, माइनस का दोनों साइड गुणा करने का मतलब जान रहे हो क्यों कर रहे हैं गुणा, बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस गुणा करो केवल 1 अपान वाई बचेगा, माइनस गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -c। तो -c भी एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए हम इसको लिखना चाहते हैं क्या, c1। अब बाद में आराम से, तो ये c1 आया, तो -c1 नया कांस्टेंट है, उसको हम +c बोल देंगे, बात समझ आ रहा है ना। तो 1 अपान वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस सी, ये क्या आया आपका कांस्टेंट। यही आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल। कौन सा हल होता, क्योंकि यहां पर आपने एक कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट पे छोड़ोगे तो व्यापक हल है। हमें विशिष्ट हल निकालना, विशिष्ट हल निकालने का मतलब इस सी को एक वैल्यू देना पड़ेगा, लेकिन सी का वैल्यू निकालो कैसे, आपको दिया जब y बराबर इतना तो x बराबर इतना, तो चूंकि जब x बराबर 0 तब y का वैल्यू कितना है 1, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये मान लो समीकरण इसे 1 माने हो भी, तो इसे 2 मान लो, तो समीकरण 2 से क्या रखो ये वैल्यू 1 अपान 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर बराबर प्लस सी। तो 1 में 1 का भाग दोगे 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 गुणा पूरा 0, तो सी का वैल्यू कितना मिला 1। तो सी का वैल्यू जाकर समीकरण 2 में रख दें, तो सी बराबर 1 कहां पर रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो 1 अपान वाई इक्वल टू कितना आया 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या यहां से आप इधर पलट दोगे तो y बराबर 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो इसे। तो यही आपका क्या हो गया, विशिष्ट हल। क्या यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं अचर नहीं दिखेगा, अचर तो दिखेगा, स्वेच्छ अचर नहीं दिखेगा। स्वेच्छ अचर का मतलब जैसे सी, ये सब, तो यही आपका क्या है, यही दिए गए समीकरण का क्या है, दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, यानी एग्जाम्पल नंबर 7 पे। उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल 7 क्या बोला उदाहरण नंबर 7 में, बिंदु 1, से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण क्या है, x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स।
ये कोई एक वक्र है, जैसे आप मान लेते हैं कि ये कोई एक वक्र है, इस वक्र का अवकल समीकरण ये है। बोलो, अब ध्यान से देखो, कोई भी एक अवकल समीकरण केवल एक वक्र को नहीं दर्शाता है, पहले आप ये बात समझ लो। कोई भी एक अवकल समीकरण एक वक्र को नहीं दर्शाता है। थोड़ा सा बात किए थे आपको थ्योरी में मैंने कि एक होता है वक्र का समीकरण, एक होता है वक्र के कुल का समीकरण। तो वहां पर आपको बताए थे किसी भी अवकल समीकरण का कितना हल होता है, दो हल, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। तो जो व्यापक हल होता है वह किसी भी वक्र के कुल के समीकरण को दर्शाता है। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, ये क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है। यहां पर कितने स्वेच्छ अचर है, एक, केवल ए तो स्वेच्छ अचर है ना। ए बात समझ नहीं समझ आ रहा है। तो ये किसको निरूपित कर रहा है, एक ऐसे सर्कल को निरूपित कर रहा है जिसका सेंटर कहां पर हो, केंद्र पर। एक जिसका सेंटर केंद्र पर, मूल बिंदु पर हो ना। तो यानी ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सभी सर्कल को निरूपित कर रहा है। बात समझ आ रहा है ना। लेकिन अगर यहां पर हम ए का कुछ वैल्यू रख दे, जैसे ए का वैल्यू रख दो 2, तो ये 2 रेडियस का जो सर्कल होगा उसको ही निरूपित करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये है क्या, इसमें एक स्वेच्छ अचर है, तो ये किसी न किसी एक कोटि वाले अवकल समीकरण का हल होगा। और कैसा हल होगा, व्यापक हल होगा। जिसमें स्वेच्छ अचर आते हैं वो व्यापक हल होता है ना। किसका, ये एक ही अचर है, एक अचर होने का मतलब, एक स्वेच्छ अचर होने का मतलब एक कोटि वाले अवकल समीकरण का। तो यानी एक कोटि का अगर कोई अवकल समीकरण होगा dy प्लस dx बराबर कुछ आपका fxy बराबर 0 होगा। अब इसका पावर कुछ भी हो सकता है, पावर 2 पावर 3, हम मान लेते हैं इसका पावर कितना है, n है। तो इस टाइप का जो भी अवकल समीकरण होगा कुछ उसका ये हल होगा। आपको ये पता है जितने कोटि का अवकल समीकरण होता है उसके हल में उतने स्वेच्छ अचर होते हैं। तो अगर इसमें एक स्वेच्छ अचर है तो ये किसी न किसी एक कोटि वाले अवकल समीकरण का ही हल होगा। और ये हल किसको निरूपित कर रहा है, केवल एक वक्र को निरूपित कर रहा है कि वक्रों के कुल को निरूपित कर रहा है। कुल मतलब पूरे परिवार को निरूपित कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर यह समीकरण किसी एक परिवार को निरूपित कर रहा है तो इसका अवकल समीकरण भी तो पूरे परिवार को निरूपित कर रहा होगा। लेकिन वहां पर अगर हम कांस्टेंट का वैल्यू दे देंगे, जैसे यहां पर हमने रख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 4 यानी 2 का स्क्वेयर, तो अब ये केवल एक वक्र को निरूपित कर रहा है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो जब आप इसका हल निकालोगे, इस अवकल समीकरण का हल निकालोगे, तो वह हल व्यापक होगा विशिष्ट होगा। सबसे पहले आप व्यापक हल निकालते हो, फिर व्यापक हल के बाद कुछ जो आपको केस दिए रहते हैं, कंडीशन दिए रहते हैं, उस कंडीशन का प्रयोग करके आप तब जाके विशिष्ट हल बताते हो। अवकल समीकरण का हल निकालते हो, सबसे पहले देखो आपको प्लस कांस्टेंट सी मिल जाएगा। तो सी मिलने का मतलब वो हल क्या होगा, व्यापक के विशिष्ट। व्यापक क्योंकि उसमें स्वेच्छ अचर है, तो वो जो व्यापक हल होगा वह एक वक्र को निरूपित नहीं करेगा, वक्रों के कुल को निरूपित। जरूरी नहीं कि सदैव वो केवल सर्कल को ही निरूपित करे। ये भी इक्वेशन आप एक्स स्क्वेयर अपान ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर बराबर 1 इसको निरूपित कर रहा है। तो इलिप्स का इक्वेशन है। बात समझ में आ रहा है। कैसे इलिप्स का इक्वेशन है, जिसका जो इसका मतलब क्या है, जो शीर्ष अक्ष, जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष हो और जो लघु अक्ष है वो क्या हो, y अक्ष हो। यानी इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, ये सभी प्रकार के दीर्घवृत्त को निरूपित कर रहा है। ये आपका क्या है a और ये आपका क्या है b। तो ये a होगा फिर ये भी होगा। तो दीर्घ अक्ष ये है और लघु अक्ष आपका ये है। तो ये जो है इसमें कितना स्वेच्छ अचर है, इस इलिप्स के इक्वेशन में इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, 2 स्वेच्छ अचर है, एक a है और एक b है। बात समझ आ रहा है ना। आप a का वैल्यू कुछ लोगे, b का वैल्यू कुछ लोगे, तो कोई हो सकता है ये इलिप्स मिले। a का वैल्यू कुछ दूसरा लोगे, b का वैल्यू कुछ दूसरा लोगे, हो सकता है आपको ये इलिप्स मिले। a का वैल्यू कुछ दूसरा लोगे, b का वैल्यू कुछ दूसरा लोगे, तो हो सकता है आपको ये इलिप्स मिले। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू बदल सकता है ना। तो इसी को ही तो हम कहते हैं स्वेच्छ अचर। 2 प्रकार के अचर होते हैं, एक स्वेच्छ अचर जिसका वैल्यू बदल सकता है और एक फिक्स अचर होता है जिसका वैल्यू ना बदले। जैसे यहाँ पर ये 1 है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो a और b ये भी कांस्टेंट है, लेकिन कैसा कांस्टेंट है, स्वेच्छ, यानी स्वेच्छ अचर इसे बोलोगे। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है। तो इस प्रकार के अचर को हम क्या कहते हैं, स्वेच्छ अचर कहते हैं। और ये किसे निरूपित कर रहा है, केवल एक वक्र को निरूपित कर रहा है कि वक्र के कुल को निरूपित कर रहा है, कुल को नहीं। क्योंकि a और b का अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो अलग अलग आपको इलिप्स मिलता चला जाएगा। तो जब किसी भी हल में, तो ये भी ये किसका हल होगा, 2 कोटि वाले अवकल समीकरण का हल होगा।
इसमें दो से चर है तो दो कोटि वाले अवकल समीकरण का हल होगा। तो जब हम किसी समीकरण का हल निकालते हैं सबसे पहले आपको इसी टाइप का व्यापक हल मिलता है। व्यापक हल किसे निरूपित करेगा? पूरे वक्रों के कुल को निरूपित करेगा। और उसके बाद अगर हमें विशिष्ट हल निकालना है तो ए और बी का वैल्यू ले जाके रखना पड़ेगा। तो जब आप इस अवकल समीकरण को हल करोगे तो यहां से व्यापक हल मिलेगा। तो व्यापक हल किसे निरूपित करेगा? बहुत सारे वक्र को निरूपित कर रहा होगा, या तो लाइन के वक्र को निरूपित करेगा, या तो सर्कल के वक्र को कुल को निरूपित करेगा, या तो इलिप्स के कुल को निरूपित करेगा, या तो परवलय के कुल को निरूपित करेगा। किसी न किसी प्रकार के वक्रों के कुल को निरूपित करेगा। तो उसमें से अगर हमको एक ऐसा वक्र चाहिए जो किस बिंदु से गुजर रहा हो, 1,1 से, ये क्वेश्चन बोला है। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसीलिए बोला है 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये हो। तो पहले हम क्या करते हैं, अवकल समीकरण से क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे। तो चलो इसका हल निकालो। हल निकालने के लिए क्या, x को एक तरफ y को एक तरफ कर पाओगे? इसमें तो हर जगह केवल x वाला है, तो dy को ऐसे रहने दो और इसे लिख दो 2x² + 1/x इंटू dx। मान लो समीकरण 1। तो समीकरण 1 का क्या करने पर? समाकलन करने पर। समाकलन करने पर जब समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 1/x dx कर सकते हैं क्या ऐसा? और इतना बटे इतना करेंगे 2x होगा, और जब इतना बटे इतना करेंगे 1/x होगा। तो ये कितना आ जाएगा y? dy का केवल y होता है। 2x का कितना आ जाएगा? 2x² और + 1/x का क्या होता है? log x। और एक कांस्टेंट जोड़ोगे तो 2 से 2, तो y बराबर कितना आया? x² + log x + c। हाँ, log mod भी बोल सकते हो, ठीक है। तो y बराबर कितना है? x² + log mod of x + c। तो ये क्या आया? हल आया। कैसा हल आया? व्यापक हल आया। ये किसको निरूपित कर रहा होगा? केवल एक वक्र को निरूपित कर रहा होगा? नहीं, ये किसी प्रकार के एक वक्रों के पूरे पूरे खानदान को निरूपित कर रहा होगा, कुल को निरूपित कर रहा हो। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमको अब बहुत सारे वक्र को निरूपित करा, हमको ऐसा वक्र चाहिए जो किससे पास करे? 1,1 से पास करे। तो ठीक है, तो यानी आपको क्या इनडायरेक्टली वो ये बता दिया कि x वैल्यू 1 रखना है, y का वैल्यू। तो चूंकि वक्र 1,1 से गुजरता है, अतः x क्या, इसे आप समीकरण 2 मान लो। अतः समीकरण 2 में क्या x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो रखो तो क्या आ जाएगा? y बराबर 1 रखोगे, 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस log mod of 1 + c। तो 1 बराबर 1 प्लस log 1 का वैल्यू कितना होता है? याद रखो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ठीक। आओ प्लस c। लेकिन log 10 का वैल्यू 1 कब होगा? जब उसका बेस 10 होगा। आपको पता है यहाँ पर हम नेचुरल log लेके चलते हैं, यानी कुछ बेस नहीं लिखा है। बेस कुछ नहीं लिखा है, यानी क्या बेस है? e। आपको बताया गया ना, बेस कुछ नहीं तो बेस क्या है? e। और e बेस पे 1 का वैल्यू क्या होगा? और बेस कुछ भी हो, अगर log 1 आ गए तो उसका वैल्यू 0 होगा। रीजन बताया ना आपको। log कैसे मिलता है? एक्सपोनेंशियल से ही तो मिलता है। आपको बताया कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन बढ़ाया गया है, अगर देखो a का पावर x बराबर y होता है, तो अगर log में इसी को तुम लिखते हैं log y बेस a बराबर x, ऐसे तो लिखते हैं। तो अगर यहां पर 1 होने का मतलब यहां पर 1 होगा, और 1 कब आएगा? जब x वैल्यू कितना रहा होगा? 0। किसी भी नंबर का पावर 0 करोगे वैल्यू 1 ही आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए हम कह देते हैं x वैल्यू कितना आ जाए, मतलब अगर यहाँ पर y की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो log 1 का वैल्यू कितना होगा? 0। याद रखना, बेस कुछ भी हो, log 1 आ गया तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से c का वैल्यू बताओ। 1 से तो 1 कैंसिल है, c बराबर कितना मिला? 0। तो c का वैल्यू ले जाके समीकरण 2 में क्या करो? रखो। तो c का मान समीकरण c बराबर 0, समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखोगे क्या आ जाएगा? y बराबर x² प्लस log mod of x। तो ये क्या हो गया? विशिष्ट हल हो गया। ये विशिष्ट हल हुआ। लेकिन आपको सवाल के लैंग्वेज बताना है, तो यही वो ऐसा वक्र है जो कि 1,1 से पास करे, मतलब 1,1 से गुजरे, और जिसका अवकल समीकरण ये। तो क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जब भी इस तरीके से बोलेगा कि एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये हो, और वह
x कामा y से पास करें। तो सबसे पहले आपको उस अवकल समीकरण से क्या निकालना है, व्यापक हल। और व्यापक हल निकालने के बाद जिस बिंदु से गुजर रहा है x जगह वो रख देना, y की जगह वो रख के c का वैल्यू निकाल के रख देना, तो उस वक्र का क्या हो जाएगा, समीकरण। ठीक, अगर आपको ये कॉपी करना है तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 8। ये तो आपका 7 है ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 मिटा दे। तो सिंपल है कि नहीं, ये आपका अवकल समीकरण को हल करने का विधि, कुछ नहीं करना है, वेरिएबल को अलग करना है, इंटीग्रेशन करना। अब बस इंटीग्रेशन आप सीखे और आप पीछे इंटीग्रेशन पढ़ के आए पूरा करा के। फिर से देखो, ऐसा है, बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु पर x y स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y²। कोई एक वक्र है, करा इस वक्र के बिंदु x y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वह कितना दिया है, 2x/y²। और शर्त है कि यह वक्र किससे गुजरना चाहिए, -2, 3 से गुजरना चाहिए। पहले आप सवाल को समझो, कह रहा है कि बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर, तो क्योंकि इसका कोई भी बिंदु है, हर बिंदु का निर्देशांक x y टाइप से ही देते हो कि नहीं देते हो, तो किसी बिंदु अगर x y पर हमें स्पर्श रेखा चाहिए तो उस पे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो कितना है, 2x/y²। आपको पता होगा, और कितनी बार जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए वहां पर भी बताए, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, dy/dx। अगर कोई भी एक वक्र है y बराबर fx टाइप का, y बराबर fx एक फंक्शन भी होता है और ये वक्र भी होता है, तो y बराबर fx अगर कोई भी एक वक्र है तो इस वक्र का जो प्रवणता होता है उसको आप क्या बताते हो, dy/dx। इस बात को आप याद भी रखना, किसी वक्र का बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसकी प्रवणता, स्पर्श, क्योंकि कभी कभी लंब की प्रवणता बोला गया, यानी अभिलंब का प्रवणता बोलता है, तो ये जो dy/dx ये किसकी प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो आपको क्या बोला है कि चूंकि दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx ये किसके बराबर है, 2x/y²। तो हमको वक्र का तो समीकरण चाहिए, और कैसे वक्र का समीकरण, जो किस बिंदु से गुजरे, -2, 3 से गुजरे। तो सबसे पहले आपको व्यापक हल निकालना पड़ेगा ना, तो व्यापक हल कैसे निकालोगे, पहले बताओ, y² = dy = 2x/dx लिख सकते हैं क्या, इसे मान लो कुछ समीकरण नंबर। तो समीकरण एक का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन y² dy बराबर इंटीग्रेशन 2x/dx, और कांस्टेंट c जोड़ोगे, y का पावर 3/3 बराबर 2x² प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y पावर 3/3 = x² प्लस c। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y³ = 3x² प्लस c बोल दे। तब एक काम करो, इसको कांस्टेंट बोल दो c1, तो जब 3c1 हो जाएगा तो उसकी जगह हम क्या बोल दिए, c ना, तो हम यहाँ पर क्या 3c1 की जगह क्या लिखे हैं, c लिखे। समझ आ रहा है, तो ये कैसा इक्वेशन हुआ, व्यापक हल हुआ। कैसा हल है, व्यापक हल। क्यों, स्वेच्छा चर आया। लेकिन ये किससे पास कर रहा है, ये बहुत सारे ये तो एक वक्र को नहीं निरूपित करेगा, ये बहुत सारे वक्र को निरूपित करेगा। तो हमको एक ऐसा वक्र चाहिए जो किससे पास करे, इससे। तो चूंकि इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, चूंकि वक्र -2, 3 से गुजरता है, अतः समीकरण किसमें, 2 में, x बराबर -2 और y बराबर कितना, 3 रखने पर, x जगह ये रखना, y की जगह ये रखना, तो रखो y की जगह 3 रखो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बराबर 3 इंटू, जब -2 को -2 दूनी 4 प्लस c, 4 के 12, 27 में 12 घटाओ कितना आ जाएगा, 15। तो c का वैल्यू कितना मिला, तो c का वैल्यू ले जाके आप समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में c बराबर 15 रखने पर, तो रखो कितना हो जाएगा, y³ = 3x² प्लस 15। ये क्या हो गया, विशिष्ट हल। और विशिष्ट हल मतलब ऐसा हल जो कि किससे पास करे, ऐसे वक्र का ये समीकरण जो किससे पास करे, -2, 3। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एग्जाम्पल नंबर 9, क्या बोला इसमें, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, आपको पता है मूलधन यानी प्रिंसिपल,
मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोला कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है, कितने वर्षों में राशि 1000 की दुगनी हो जाएगी? जो मूलधन को हम मान लेते हैं, माना मूलधन आपका क्या है फिर, तो बोल रहा कि जो मूलधन में वृद्धि है किसके सापेक्ष वृद्धि? समय के सापेक्ष। जब कुछ नहीं देता था आप समय के सापेक्ष बात करते हो, तो मूलधन में जो वृद्धि होगी यानी डीपी अपान डीटी, आपने अवकलन का प्रयोग पढ़ के आए हो ना, तो अवकलन का प्रयोग, जैसे मान लो कोई एक राशि है y, तो y में परिवर्तन की दर को आप dy अपान dt ही तो कहते हो। जब कुछ नहीं देता है तो समय के सापेक्ष हम परिवर्तन लेके चलते हैं, तो किसी भी राशि की परिवर्तन की दर को ऐसे ही तो लिखते हो dy अपान dt। जैसे वहां पर आपने किया है कि क्षेत्रफल का रेडियस के सापेक्ष परिवर्तन, तो dA अपान dr करते थे, ख्याल है कि नहीं ख्याल है? तो किसी के सापेक्ष किसी का परिवर्तन ऐसे ही तो लिखते हो dA अपान dr। तो यहाँ पर समय के सापेक्ष मूलधन में परिवर्तन होगा, क्या उसको dP अपान dt लिखोगे नहीं लिखोगे? कितने के बराबर दिया है सवाल में? 5% वार्षिक है, यानी अच्छा कह रहा कि किसी भी मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। ये 5% है, लेकिन किसका 5%? मूलधन का कि दर का कि मिश्र धन का, किसका? मूलधन का ही होगा जब कुछ नहीं दिया। जैसे हम कह रहे हैं कि 100 रुपया मेरा 5% के हिसाब से बढ़ेगा, तो किसके 5%? जो 100 रुपया दिया उसी के तो 5% के हिसाब से बढ़ेगा, यानी मूलधन के हिसाब से 5% बढ़ेगा। यानी ये जो 5% है किसका है? पी का। बात समझ में आ रहा है? तो चलो हम इधर लिखते हैं। तो आपको दिया है क्या, या लिख दो पहले, माना मूलधन क्या है? मूलधन पी है। तो हमें दिया है, क्या दिया है कि मूलधन में जो वृद्धि है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। किसके बराबर है? P का 5%, यानी dP अपान dt बराबर P का माने क्या होता है? गुणा, पता है ना? और 5% का मतलब 5/100। तो कितना हुआ? dP अपान dt बराबर हम इसे लिख सकते हैं क्या? 0.05P। 5 में 100 का भाग दोगे, नीचे 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक ही आएगा, तो दशमलव के बाद 0 और एक आपका 5, तो दशमलव इतना 5। फिर आगे क्या बोला है? अच्छा दशमलव में करना कठिन हो जाएगा, बटे में ही लेके चला है, 5 विषय है सब। हम से सब छोड़ा, दशमलव ना लिख चला, मऊ से वैसे लिख चलो ना। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा पहले यहाँ हैज बना, तो ये कितना हो जाएगा? dP अपान dt बराबर 5 विषय में 100, यानी P/20 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो इसे? फिर आगे क्या बोला है? आप कुछ इसे समीकरण मान लो, एक काम पड़ेगा आगे। कितने वर्षों में राशि 1000 मतलब 1000 रुपए की राशि दुगनी हो जाएगी? यानी पहले राशि कितना था? 1000, सॉरी अब कितना हो जाएगा? 2000। हाँ सही है, यानी जब t = 0 था उस समय राशि कितनी थी? 1000। यही पूछ रहा कितने वर्षों में 1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी शुरुआत में राशि कितना था? 1000, और अब कितने समय बाद ये राशि कितना हो जाएगा? तो शुरुआत में यानी t बराबर जब 0 था तो उस समय राशि आपका, राशि यानी मूलधन 1000 था। आपको पूछा कि हम वही टाइम बता दो कि जब यही मेरा राशि कितना हो जाए? 2000। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, क्या ये आपको वैल्यू दे दिया, जैसे x y का वैल्यू देता था, तो वहां से हम एक समीकरण बना लेंगे, और जब आपको एक बार समीकरण मिल गया तो आप p का वैल्यू कुछ भी रखो, आपको t का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे अगर आपको एक बार y बराबर x² + 2 इस टाइप का इक्वेशन मिला, तो आपको y का वैल्यू देके x पूछ सकता है, x वैल्यू देके y पूछ सकता है। तो पहले जब इसका प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे? एक विशिष्ट हल बना लेंगे, और विशिष्ट हल मिलते ही हम किसी भी वैल्यू पर कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। तो चलो अब हम समझते हैं पहले, फिर बाद में। तो चलो इसे लगाओ कैसे? क्या ये आपका फिर से वही अवकल समीकरण जैसा है कि नहीं है? पहले देखो, ये आपका अवकल समीकरण है, तो अवकल समीकरण से आप p और t में क्या बताओ, क्योंकि आपको p दे के t पूछा है, तो p दे के t पूछने का मतलब p और t में एक रिलेशन बताना, p और t में एक संबंध बताना। जैसे p और t में आपको संबंध मिलेगा तो आप बता सकते हो। p और t में संबंध यहां से निकालोगे, तो क्या यहां पर आप चरों को अलग कर सकते हो? तो पहले इसे आप कैसे लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज दैट dp अपान p क्या है? बराबर हो जाएगा 1/20 dt। अलग अलग हुआ, p एक तरफ हुआ, dt अलग हुआ। एक काम करो, इसे समीकरण 1 न मान के इसे क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों के क्या कर दे? समाकलन करने पर, यानी आप लिख सकते हो समीकरण 1 का क्या करोगे? समाकलन करने पर।
जब समीकरण एक का समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन डी पी अपान पी बराबर इंटीग्रेशन 1/20 dt और कांस्टेंट सी जोड़ना नहीं भूलना। तो इसका कितना आ जाएगा log p बराबर 1/20 कांस्टेंट है और t प्लस सी। बात समझ में आ रहा है? तो ये कैसा हल हुआ, व्यापक की विशिष्ट? व्यापक हल हुआ, लेकिन दिया है ना t बराबर अगर आप 0 रखोगे तो p का वैल्यू कितना रखना है 1000। ठीक है, तो अच्छा एक काम करो, क्या हम इसे ऐसा कर दें, लाख को हटाते हैं। कैसे? यहां पर आपको पता है कुछ नहीं बेस है तो कितना है, बोलो, लिख सकते हो ऐसा, कुछ बेस नहीं है तो कितना है। और अब यहां से आपको कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जिसमें लाख का एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब अभी आपको बताया मैंने, अगर कभी भी a का पावर x बराबर y दिया है, आप इसको लाख में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे, बेस यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी बेस a ही रहेगा, बस ये y x जगह आ जाएगा, x y की जगह, यानी y बराबर x। तो आप यहां से इधर आए हो तो क्या इधर से इधर नहीं जा सकते हो, यानी अगर आपको ये दिया है तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, बेस a है तो बेस को a ही रखना, जब इसको इधर करोगे इसको इधर करोगे तो लाख घट जाएगा, यानी x बराबर, समझ में आ रहा है बात। तो यहां से भी वही चीज आप करो, आप इस पूरे को आप कुछ मान लो भाई, तो जब हम यहां से बेस ई है तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं, बेस ई है तो ई रहने दो, ये इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा, यानी 1/20t प्लस सी ये बराबर क्या हो जाएगा पी के, पी उधर चला गया बाकी ये पी की जगह आ गया। लेकिन जब ऐसा किए तो लाख तो हट जाएगा ना उस प्रोसेस में। तो अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, e की पावर t/20 इंटू ई के पावर सी, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ता है तो बेस सेम पे अलग अलग कर सकते हो गुणा में करके, और यही बराबर क्या है p। तो एक काम करो, इस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं c1, इस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं c1, तो e के पावर c1 को एक नया कांस्टेंट बोल देते सीधा, तो हम इसे लिख सकते हैं c इंटू ई के पावर t/20, ये बराबर क्या हुआ p। इसे आप कुछ मान लो समीकरण नंबर 2। क्या ये p और t में रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी ये c है, c दिक्कत कर रहा है, c का वैल्यू हटा दो इससे, तो चूंकि t बराबर 0 तो p बराबर कितना है 1000, तो आओ रखो, तो रखो इसमें c इंटू ई का पावर t की जगह क्या रखना है 0/20 बराबर p की जगह कितना रखना है 1000, तो e का पावर 0 में किसी का भाग दोगे 0 ही आएगा, और e का पावर 0 करो 1 आएगा, तो ये तो 1 हुआ, तो c बराबर आपको कितना मिला 1000। तो अब इसे मिटा दे, अब हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर आपको दिया है क्या t बराबर 0, उस केस में आप इसी के सामने ही लिखना, लेकिन हम यहां पर मिटाने के लिए इधर लिख रहे हैं डाटा, p बराबर कितना दिया था 1000, और हमको वो टाइम बताना है जब p बराबर कितना हो जाए 2000। ठीक है, चलो अब तो यहां पर c का वैल्यू आपको 1000 मिला, ले जाके आप इस समीकरण में रख दो, यानी समीकरण कितने से 2 से क्या लिख सकते हो 1000 इंटू ई का पावर t/20, ये बराबर क्या हुआ p। या आप लिख सकते हो e t/20 ये बराबर कितना p/1000, लिख सकते हो ना। हमें क्या चाहिए, ये आपका विशिष्टल यही हुआ, लेकिन हमें विशिष्टल नहीं पूछा है, हमको आपकी टाइम पूछ लिया जब p का वैल्यू कितना हो, तो ले जाके p का वैल्यू 2000 रख दो। तो इसे मान लो कुछ समीकरण नंबर 3, तो हमें क्या पूछा है, चूंकि t बराबर पूछा है कब, जब p बराबर कितना हो 2000, तो दिस इंप्लाइज दैट e का पावर t/20 ये बराबर हो कितना, p की जगह रखो कितना 2000, तो 2000/1000, तो इधर सॉल्व कर दे ना, ध्यान से देखो, तो कितना हुआ e की पावर t/20 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2। क्या यहां से आप e का वैल्यू निकाल सकते हो, e का वैल्यू निकालने के लिए फिर से आपको लाग में जाना पड़ेगा, जब बेस e है तो जब लाग लोगे तो वहां पर भी बेस क्या रहेगा e ही रहेगा, लेकिन फिर ये इधर आ जाएगा और ये, तो यानी बराबर t/20, और आपको पता है जब बेस e होता है तो आप फिर लिखते नहीं हो लाग में ना, इसको हम ln, बेस e वाले को ln भी लिखते हैं, बताया गया आपको। तो यहां से t बराबर आप क्या लिख सकते हो 20 उधर जाके गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 20 लाग, तो कुछ बेस नहीं तो कौन सा बेस है ये, तो यही क्या हुआ टाइम, हमें यही तो टाइम बताना था। समझ में आ रहा है ना। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, सवाल में क्या बोला है कि कोई एक मूलधन है, वह समय के सापेक्ष उसका वृद्धि होगा, तो किस दर से बढ़ रहा है वो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो यानी मूलधन मान लेते हैं हम क्या है p है,
तो मूलधन में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन है उसको dp अपान dt लिखोगे। ये कितना है 5%। कितने का 5%? पी का ही तो 5% होगा। 100 रुपये दिए, 100 का ही तो 5% बढ़ेगा, तो पी का 5%। 5% परसेंट हटाने के लिए बटे 100 कर दिए, 5 विषा में 100, तो कितना आ जाए p बटे 20। तो हमको ये अवकल समीकरण दिखा, यहाँ से हमने हल करके, हल करना तो आप जानते हो, तो हल करके हमने क्या लाया, व्यापक हल। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाग है, तो हम इसको सिंपल करने के लिए e के पावर में लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता है ना कि इस पूरे को अगर आप y मान लोगे तो ये इधर आ जाएगा, p उधर चला जाएगा। तो हमने e का पावर इतना पूरा इधर लाया, तो p आपका उधर चला गया। अब देख रहे हैं पावर जुड़ा है। पावर जुड़ा कब? जब गुणा में इनटू में हो। जब इनटू में अलग अलग हो तभी तो बेस सेम रहता, जुड़ जाता है। तो एक बार e की पावर इतना अलग कर दिया, एक बार e की पावर इतना अलग कर दिया, और e की पावर c को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट c। आपको दिया है जब टाइम 0 था तो उस समय, मतलब आप ऐसा नहीं लिखा है कि जब t बराबर 0 है तो p बराबर 1000 है। वहां पर आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। बोला कि कितने वर्षों में राशि 1000 का 2000 हो जाएगा, यानी शुरुआत में 1000 रहा होगा और अब कितने समय बाद वो 2000 होगा। तो यानी जब समय शुरुआत, यानी t बराबर 0 पर p बराबर कितना था 1000, तो ये वैल्यू ले जाके हम इसमें रखे, तो वहां पर आपको हमने क्या निकाला, c का वैल्यू, और c का वैल्यू में कितना मिला। तो जब c का वैल्यू ले जाके इसमें रख दिए तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें कोई भी आप टाइम रखोगे हल करके आप p में बता सकते हो, या कोई भी p का वैल्यू रखोगे आप पक्षांतर हल करके t बता सकते हो। तो वही पूछा कितने टाइम में p 2000 हो जाएगा। p के वैल्यू हमने कितना रखा, 2000। सरल किए कितना आ गया 2, तो यहाँ से हमने लाग लेके क्या निकाल लिया, t का वैल्यू। तो इतने टाइम में जो आपका मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 2000। बात समझ में आ रहा है ना। आपका एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो, तो प्रश्नावली को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिर यहाँ पर आज बस करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।